हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल आपका पेपर थर्ड, जी हाँ फ्रेंड्स, कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर थर्ड आपका कल है। और कौन सा लीडरशिप एंड मैनेजमेंट वाला आपका पेपर जो है वो आपका कल पेपर है। तो फ्रेंड्स, उस पेपर की प्रिपरेशन में ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट रहेगा। पार्ट नंबर फर्स्ट इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें लगभग अभी 1/3 1/3 ही हम यहाँ लेकर आए हो। 1/3 में आपको ऐसा लगेगा कि आपका पूरा पेपर यही रखा है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो कल के पेपर में आपको बेहद ही हेल्प मिलने वाली है। इस बात की मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट आप जरूर करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट बिल्कुल से नहीं करते हैं। तो कमेंट कीजिए, साथ में लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। ये हमारे एग्जाम से पहले की तैयारी है, तो इससे आपकी बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो चलिए यहाँ आते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात आती है नेतृत्व की। नेतृत्व मतलब एक नेता। नेता मतलब नेतृत्व का मतलब ही होता है कि हम किसी का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, नेतृत्व मतलब हम किसी के आगे आगे चल रहे हैं। जैसे कि नेतृत्व शब्द अंग्रेजी के लीडरशिप, जी हाँ फ्रेंड्स, अंग्रेजी के लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है आगे आगे चलना। जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है आपका आगे आगे चलना। अब नेतृत्व के कुछ प्रकार भी हैं जिनको जान लेते हैं हम। नेतृत्व के प्रकार के बारे में बात करें तो फॉलेट महोदय ने 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है व्यक्तिजनित नेतृत्व, एक होता है पदजनित और एक होता है आपका कार्यजनित नेतृत्व। तो इस तरीके के नेतृत्व के फॉलेट महोदय ने 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, व्यक्तिजनित की बात करें तो जो व्यक्तियों से चलता है, जिसमें व्यक्ति इंक्लूड रहते हैं, जिनमें जैसे कि किसी नेता की बात करें तो वो एक व्यक्तिजनित नेतृत्व के अंतर्गत आते हैं। पदजनित की बात करें तो पदजनित कुछ लोग क्या होते हैं कि वो पद के कारण ही अपना नेतृत्व करते हैं। जैसे कि सपोज दैट कोई मुख्यमंत्री है तो वो मुख्यमंत्री होने के बाद अपना नेतृत्व करता है। कुछ होते हैं कार्यजनित, कुछ ऐसे होते हैं कि जो समाज सेवा करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग समाज सेवा करते हैं, तो वो भी आप क्या है, उनका वो कार्यजनित नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा किम्बल यंग ने। तो किम्बल यंग ने 7 प्रकार के नेतृत्व बताए हैं। अगली बात करें हम बोगार्ट्स महोदय ने, तो इन्होंने 5 प्रकार के बताए हैं। ऐसे आपकी मान्यता के आधार पर बात करें तो 3 प्रकार के हमें नेतृत्व बताए गए हैं। कौन कौन से? एक है आपका स्वतः नियुक्त, एक होता है समूह द्वारा नियुक्त, एक होता है कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त। इस तरीके के क्या है कि कुछ जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो क्या होते हैं कि वो स्वयं ही नियुक्त कर लिए जाते हैं। वो अपने आप को ही बड़ा मानने लगते हैं, तो वो अपने आप को नियुक्त कर लेते हैं। कुछ होते हैं कि जो एक समूह, एक ग्रुप के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं जो कार्यकारिणी, जिनकी कार्यकारिणी होती है, जैसे किसी पार्टी की कोई कार्यकारिणी है तो उस कार्यकारिणी के द्वारा जो नियुक्त होते हैं उन्हें हम कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा है स्वभाव के अनुसार। तो स्वभाव के अनुसार आपके 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका प्रजातांत्रिक, एक होता है आपका राजतांत्रिक। प्रजातांत्रिक में क्या होता है कि प्रजातांत्रिक में जो शक्ति होती है, जो सत्ता की जो शक्ति होती है वो प्रजा के पास होती है। लेकिन यहीं अगर बात करें हम राजतंत्रिक की, तो राजतांत्रिक में क्या होता है कि राजतांत्रिक में जो शक्ति होती है सत्ता की, वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के हाथ में होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारा नेतृत्व के सिद्धांत। तो नेतृत्व के सिद्धांत आपके हैं कि अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत है। जी बिल्कुल से, आपका जो नेता होता है वो क्या करता है कि योग्यता में योग्यता को भर देता है। ठीक है, अगली बात करें हम तो संयोग का सिद्धांत, ठीक है, विलक्षणता का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत और समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। तो इस तरीके के हमारे नेतृत्व के ये कुछ सिद्धांत यहाँ बताए गए हैं। अगली बात करते हैं हम नेतृत्व के गुण की। तो नेतृत्व के गुण हमारे 2 तरीके के बताए हैं। आलपोर्ट ने 18 तरीके के बताए हैं और बर्नार्ड ने हमें 28 तरीके के गुण बताए हैं, 28 गुण बताए हैं। ठीक है, तो आपको इसको याद करना है कि नेतृत्व के गुण आलपोर्ट ने 18 और बर्नार्ड ने 28 बताए हैं। अगली बात करें तो कुछ प्रमुख नेतृत्व के गुण और होते हैं, जैसे कि आपका शारीरिक गुण होता है। शारीरिक गुण की बात करें तो जो नेतृत्व करता होता है उसका शारीरिक दिखने में आकर्षक हो। जब दिखने में आकर्षक होगा तभी उसके पीछे जो लोग हैं, जो चलने वाले, जो उनको अनुयायी हैं, वो उन्हें प्रधानता देंगे। ठीक है, एक होता है बुद्धि। तो बुद्धि की बात करें तो बुद्धि एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति में समझ पैदा करता है। ठीक है, जो समझ पैदा करता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें किस तरीके से व्यवहार लोगों में करना चाहिए। अगला आपका उद्दीपकता। उद्दीपकता की बात करें, एक ऐसा नेतृत्व होना चाहिए, नेतृत्वकर्ता होना चाहिए जो कि हमेशा एक हमें ऊर्जा प्रदान करे, उद्दीपक की तरह एक ऊर्जा प्रदान करे। ठीक है, एक होता है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता की बात करें तो उस नेतृत्व को दूरदर्शिता कहते हैं जो दूर की सोचे। ठीक है, एक होता है आत्मविश्वास।
तो जो नेतृत्व करता होता है उसमें सबसे पहले आत्मविश्वास उनमें होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा तो उसके सामने कोई परिस्थिति आएगी, वो परिस्थिति कठिन विकट परिस्थिति से वो दूर भाग जाएगा अगर उसमें आत्मविश्वास नहीं होगा। ठीक है, एक होती है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति का है, संकल्प शक्ति नेतृत्व भी यही गुण है नेतृत्व का। संकल्प शक्ति में क्या है कि उनके की किसी की कोई उनके सामने कठिनाई आ गई तो उसका दृढ़ संकल्प लेकर उसका सामना करें। ठीक है, अगला है हमारा सामाजिकता। तो नेतृत्व में क्या, जो भी नेतृत्व करता है उसमें सामाजिकता का गुण होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोचशीलता। लोचशीलता मतलब उसमें थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन मतलब कि अगर वो हमेशा ऐसा ना हो कि हमेशा ईगो में रहे। ठीक है, एकदम वो समाज के व्यक्ति के हिसाब से चले। ठीक है, उसके कहते हैं लोचशीलता। अगली बात करते हैं हम शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की बात सबसे पहले किसने की। तो सबसे पहले की हम बात करें तो सबसे पहले हमारा देश था अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले नेतृत्व की बात की। ठीक है, अगली हम बात करेंगे अपने नेस्ले के अनुसार। तो नेस्ले जो थे इनके अनुसार नेतृत्व के 3 घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं कि ये तीनों जो घटक हैं ये नेस्ले के अनुसार तीनों घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कैसे? एक होता है आपका कार्य, एक होता है आपका कार्यविधि, एक होता है सिद्धांत। तो सिद्धांत से आपका कार्यविधि, कार्यविधि से कार्य, इस तरीके से आपका सिद्धांत से कार्य, कार्य से कार्यविधि, कार्यविधि से फिर सिद्धांत। इस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेट होते हैं। ठीक है, अगली बात करेंगे हम नेतृत्वशीलों की, नेतृत्व शैली की थोड़ी। नेतृत्व शैली के अनुसार जो सफल नेतृत्व होता है वो आपके 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से 4 तत्व होते हैं? कौन कौन से होते हैं? जैसे कि नेता है, अनुयायी है, संगठन है, तथा एक होता है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति भी होनी चाहिए। तो ये सफल नेतृत्व के 4 तत्व हैं। ठीक है, अगली बात करेंगे हम, एक डेफिनेशन है कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को किसी दिशा में ले जाने का साधन है। जो नेतृत्व है वो व्यक्ति के समूह को किसी निश्चित दिशा में ले जाएगा, ये उसका एक साधन है। इस बात को कहा है किसने? तो इस बात को कहा है मार्टिन एम ब्रॉडवेल ने। मार्टिन एम ब्रॉडवेल ने इस बात को कहा है। ठीक है, अगली बात करेंगे हम प्रजातांत्रिक की। तो प्रजातांत्रिक का मतलब होता है प्रजा के बारे में सोचना, प्रजा के हाथ में सत्ता का होना। एक होता है आपका निरंकुशवादी। निरंकुशवादी आपका जो होता है वो होता क्या है कि सत्ता का एक ही हाथ में होना, सत्ता का एक ही हाथ में होना, वो कहलाता हमारा निरंकुशवादी। ठीक है, अगली बात करेंगे हम विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन में उपयोगिता की दृष्टि से संप्रेषण के 4 प्रकार बताए गए हैं। 4 स्तर हैं किसके? संप्रेषण के। किसमें? विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन में। ठीक है, उनकी जो प्रशासन है और जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उसके लिए 4 स्तर बताए गए हैं किसके? कम्युनिकेशन के। ठीक है, कौन कौन से? एक है आपका कक्षा के अंतर्गत। कक्षा के अंतर्गत की बात करें तो शिक्षक व छात्र के मध्य में जो होते हैं उन्हें हम जो संप्रेषण होता है उसे हम कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण कहते हैं। एक होता है आपका विद्यालय के स्तर के अनुसार, जैसे कि विद्यालय और अध्यापकों के बीच में होता है। अगला आपका होता है प्रबंधन। प्रबंधन जो होता है वो प्रबंधक तथा प्रधानाचार्य के बीच में होता है। अगला होता है प्रशासनिक। प्रशासनिक की बात करें तो प्रशासनिक आपकी प्रशासन, प्रशासन का मतलब है शिक्षा अधिकारी और प्रधानाचार्य के बीच में जो संप्रेषण होता है उसे हम प्रशासनिक संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम शिक्षक वाला कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण के 3 घटक जान लेते हैं। तो कक्षा जो होती है, कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है पाठ्यवस्तु। पाठ्यवस्तु की बात करें तो आपका करिकुलम। ठीक है, करिकुलम एक होता है। दूसरा आपकी होती है टीचिंग मेथड, मतलब शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। अगला होता है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपका जैसे कि आपका जैसे डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, और आपका कोई भी चित्र है, ये सभी आपको किसकी आती है? ये सभी आपके सहायक सामग्री में आते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, चलिए अगला है हमारा कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण। तो कक्षा के अंतर्गत जो संप्रेषण की प्रक्रियाएं हैं वो आपकी 4 हैं। कौन कौन सी आपकी 4 है? आपकी सोवोपली। सोवोपली की बात करेंगे तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपकी 4 प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत? कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण की। ठीक है, चलिए अगला है हमारा संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया। ये संप्रेषण के कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ थॉट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं कि संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि संप्रेषण हमेशा किसी न किसी व्यक्ति से ही होता है, बेशक किसी माध्यम से हो, लेकिन होता हमेशा व्यक्ति से ही है। ठीक है, अगली बात करेंगे संप्रेषण में अंतः क्रिया होती है। कैसी अंतः क्रिया होती है? और संप्रेषण की प्रक्रिया में अनुभवों की भागीदारी होती है। बिल्कुल, अनुभवों की भागीदारी होती है संप्रेषण में, क्योंकि संप्रेषण हम जिस व्यक्ति से करते हैं तो वो अपने अनुभवों को व्यक्त करता है हमारे सामने। ओके, अगली बात करेंगे हम संप्रेषण के कारण प्रबंधन सक्रिय तथा परिवर्तनशील होता है। आपका जो संप्रेषण है, संप्रेषण आपका जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही आपका मैनेजमेंट में क्या आप चेंजमेंट कर सकते हैं, परिवर्तनशील रहता है वो। अगली बात करेंगे हम संप्रेषण एक मार्गी तथा द्विमार्गी प्रक्रिया है। जो संप्रेषण है वो आपका या तो सिंगल वे में चलता है या आपका 2 वे में चलता है, लेकिन आपका जो अधिक प्रभावशाली है वो आपका द्विमार्गी प्रक्रिया है। द्विमार्गी प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि संप्रेषण में 2 लोग कम से कम 2 लोग तो काम करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए संप्रेषण आपका द्विमार्गी प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें आपका एक प्राप्तकर्ता होता है और एक दाता होता है। ओके,
चलिए अगला है हमारा संप्रेषण ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में चलता है। आपका जो संप्रेषण है वो ऊपर से नीचे चलता है, नीचे से ऊपर भी कार्य करता है। जैसा कि ऐसा नहीं है कि एक शिक्षक और छात्र में अगर बात करें तो छात्र छोटे हैं, शिक्षक बड़ा है, शिक्षक ऊपरी स्तर पे है और छात्र निचले स्तर पे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षक ही संप्रेषण करे छात्र से, नहीं, छात्र भी संप्रेषण करेगा शिक्षक से। तो इसकी जो दिशा है वो दोनों तरफ होती है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ठीक है, चलिए अगला हमारा संप्रेषण प्रक्रिया के घटक। तो संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ घटक हैं, जैसे कि संप्रेषण का लक्ष्य होना। एक संप्रेषण का कोई ना कोई तो लक्ष्य होता ही होता है, साथ में आपका संप्रेषक भी होता है। संप्रेषक के बाद आपका संदेश माध्यम होता है कि हम किसके माध्यम से भेजेंगे अपने संप्रेषण को। अगला होता है संदेश श्रृंखला, उसकी कोई श्रृंखला भी होती है कि हमें इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। अगली बात करेंगे तो अगले क्या है, संदेश की विषय वस्तु। तो उसकी एक विषय वस्तु हम पहले से तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अगली बात करेंगे संदेश की भाषा होगी। तो क्योंकि संदेश की भाषा होगी क्योंकि जब तक भाषा नहीं होगी तब तक आप संप्रेषण किस तरीके से करेंगे, आपकी कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो होगी। जैसे कि सपोज दैट अगर हम बात करें कि इंग्लिश है, हिंदी है, किसी ना किसी माध्यम से तो आप संप्रेषण करेंगे ही करेंगे। अगला है ग्रिफिथ्स ने प्रणाली को दो भागों में बांटा है। कौन सी प्रणाली? तो ये आपकी शैक्षिक प्रणाली, जो शिक्षा प्रणाली है, उसको दो भागों में बांटा है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी खुली प्रणाली, एक होती है बंद प्रणाली। खुली प्रणाली, बंद प्रणाली में काफ़ी क्वेश्चंस फ्रेंड्स के आ रहे थे कि सर जो विद्यालय होता है वो हमारा खुली प्रणाली है या बंद प्रणाली है। तो आपको बता दें कि जो विद्यालय आपका है वो एक मुक्त प्रणाली में आता है। मुक्त प्रणाली में क्यों आता है? क्योंकि यह अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। किसके साथ? अपने जो पर्यावरण, जो इसका एनवायरनमेंट है उसके साथ ये अंतःक्रिया करता है, इसलिए ये खुली प्रणाली में आता है। ठीक है, अगला हमारा है विद्यालय के 3 मुख्य प्रशासनिक स्तर है। विद्यालय जो है उसके 3 प्रमुख प्रशासनिक स्तर है। कौन कौन से? एक तो आपका होता है प्रशासक, जिसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, प्रधानाचार्य कहते हैं। एक आपका होता है शिक्षण, जिसे शिक्षण होता है, और एक होता है आपका छात्र। क्या होता है? छात्र। ठीक है, अगला हम बात करेंगे शिक्षा। तो शिक्षा से रिलेटेड हमारा एक पॉइंट बनता है कि शिक्षा जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। जो आपका शिक्षा शब्द है ये आपका शिक्षा शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का आपका हिंदी रूपांतरण है। और एजुकेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति की बात करें तो ये लैटिन भाषा से हुई है। किससे? लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के भी 2 शब्दों से हुई है। कौन कौन से? एक होता है ई, एक होता है कैटम। ठीक है, ई और कैटम। ई का अर्थ होता है अंदर से और कैटम का अर्थ होता है आगे बढ़ना या अग्रसर होना या बाहर निकालना। ठीक है, क्या है कि हमारी जो अंतर्निहित शक्तियां होती हैं इनका हम प्रदर्शन करें या हम इनका सर्वांगीण विकास कर सके, इसी को हम एजुकेशन शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो होता है उसी को हम शिक्षा कह देते हैं। क्योंकि स्थायी परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक आप नहीं कह सकते कि उसने कुछ भी सीखा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास जो किया जाता है, यही इसका अर्थ होता है। ठीक है, क्या? ई का मतलब अंदर, कैटम का मतलब आगे बढ़ना या अग्रसर होना, या फिर अपने जो विचार हैं उनको बाहर निकालना। ठीक है, चलिए अगला हमारा है प्रशासन। तो प्रशासन की बात करेंगे हम। प्रशासन शब्द जो है ये भी हमारा अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन से आया है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से आया है, किसकी? अंग्रेजी भाषा की। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारा लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसे हम एड एवं मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, एड एवं मिनिस्टर, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, प्रबंध करना या फिर निर्देशन देना। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है एजुकेशन एंड सोसाइटी। एक बुक की बात की गई है यहाँ, एजुकेशन एंड सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये जो बुक है ये आपकी बुक गैंडेवम शर्मा ने राइट की है, लिखी हुई है। गैंडेवम शर्मा की बुक है एजुकेशन एंड सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगले हमारे शैक्षिक प्रशासन के कुछ उद्देश्य, इनको भी हम देख लेते हैं क्योंकि उद्देश्य हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा सबसे पहला है कि योग्य एवं कुशल नागरिकों को तैयार करना। जो आपका शैक्षिक प्रशासन है उसका मेन काम होता है कि हम जो अपने योग्य तथा कुशल जो नागरिक हैं हमारे, उनको हम तैयार करें। अगला हमारा होता है समानता की भावना का विकास करें। जो लोगों के अंदर जो भेदभाव है उसको मिटाकर हम एक समानता, एक समतामूलक समाज की स्थापना कर सकें। अगली बात करते हैं बालकों का सर्वांगीण विकास। तो बालकों का सर्वांगीण विकास का मतलब है उनका शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास, सभी तरीके का उनका विकास होना चाहिए। अगली बात करेंगे हम सामाजिक एवं व्यावसायिक कुशलता उत्पन्न करना। सामाजिक और व्यावसायिक कुशलता ही हमारे शैक्षिक प्रशिक्षण के एक उद्देश्य है। अगला हमारा स्वशासन की शिक्षा देना। स्वशासन की शिक्षा देना मतलब आप खुद का कोई काम करना। अगली बात करेंगे हम त्याग एवं बलिदान की भावना उत्पन्न करना। बिल्कुल, त्याग एवं बलिदान की भावना उत्पन्न करना भी हमारा शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत ही आता है। अगली बात करेंगे हम कर्तव्यों के प्रति उदात्त भावना का विकास करना। बिल्कुल, कर्तव्यों के प्रति आपका जो उदात्त भावना का विकास है ये भी आपके शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत ही आएगा। चलिए अगला हमारा आता है 1813 ईस्वी में शिक्षा में प्रशासन को महत्व दिया जाने लगा था। आपका जो 1813 ईस्वी का जो आज्ञा पत्र आया,
जिसके बाद से प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद आपका जो शुरू हुआ उसी से रिलेट था कि शिक्षा में प्रशासन को महत्व दिया जाने लगा था, लेकिन इससे पहले शिक्षा में कोई प्रशासन को महत्व नहीं दिया जाता था। अगली बात करेंगे हम 1947 में आपकी शिक्षा मंत्रालय की स्थापना हुई। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय बात करेंगे तो 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ। उसके बाद आपका शिक्षा विभाग बना, फिर शिक्षा मंत्रालय बना। शिक्षा मंत्रालय भी आपका दो भागों में विभाजित हुआ, शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक शोध मंत्रालय। ठीक है, इसी के बाद आपके ये दोनों जो भाग थे इसमें शिक्षा मंत्रालय सेम टू सेम रहा, लेकिन वैज्ञानिक शोध मंत्रालय को फिर से दो भागों में बांट दिया। कब? सन 1959 में। 1959 में वैज्ञानिक शोध मंत्रालय को दो भागों में बांटा, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला हमारा शैक्षिक प्रशासन कला एवं विज्ञान दोनों है, जो पूर्णतः न कला है न विज्ञान है। अब आप कहेंगे कि आप पहले कह रहे हैं कि कला और विज्ञान दोनों है, फिर कह रहे हैं कि न कला है न विज्ञान है। तो आपको बता दें कि ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। जैसे प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि शैक्षिक प्रशासन आपका कला है विज्ञान है, कला एवं विज्ञान दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो कला एवं विज्ञान ये दोनों ही है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि जो पूर्णता, क्योंकि बात यहाँ पूर्णता की हो रही है, जो पूर्णता नहीं है, न कला है न विज्ञान है, पूर्णता नहीं है लेकिन है। ठीक है, चलिए अगला हमारा आता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है कि सत्ता शीर्ष अथवा उसके आसपास एकत्र हो। मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे हम कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड की बात करें तो छात्र केंद्रित शिक्षा की बात करें तो छात्र को मद्देनजर रखते हुए उसे शिक्षा दी जाती है। ऐसे ही केंद्रीकरण का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर जो स्थान है उसके आसपास के लोगों को उसके प्रति काम करना है, यही कहा गया है, या सत्ता शीर्ष अथवा उसके आसपास एकत्र हो। ठीक है, अगला है हमारा विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण की बात करें तो विकेंद्रीकरण में क्या है कि सत्ता बटी हुई होती है। ठीक है, अगली बात करेंगे हम 5 पक्ष हैं इसके। विकेंद्रीकरण के कितने पक्ष हैं? तो आपके 5 पक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट आता है 26 सितंबर 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन किया गया। किसका? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का आपका कब किया गया? 26 सितंबर 1985 को। इसके अंतर्गत आपके कुछ विभाग आते हैं, जैसे कि आपका शिक्षा विभाग है, आपका संस्कृति विभाग है, कला विभाग है, युवा कार्य एवं खेल विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग है। ये सभी विभाग आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अगली बात करेंगे हम भारतीय उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान, क्योंकि आपके संस्थान से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन रहे हैं तो उनको भी हम यहाँ कुछ लेकर आए हैं। कुछ आप अगर एक्स्ट्रा कहीं से देख सकते हो तो आप उनसे देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपका एक है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, तो ये आपका शिमला में स्थित है। ठीक है, अगली बात करेंगे हम भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और अगला है हमारा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, ये भी हमारा नई दिल्ली में स्थित है। अगली बात करेंगे हमारा केंद्रीय जो संस्कृत संस्थान है, ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है। और केंद्रीय हिंदी संस्थान है वो हमारा आगरा में स्थित है। ठीक है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय आपका लखनऊ में स्थित है। साथ में आपको एक और बात बता दें कि आपका ये केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में, लेकिन अगर बात की जाए या राष्ट्रीय की या राज्य की तो वो आपका स्थित है बनारस में, वाराणसी में। ठीक है, चलिए अगला हमारा है बाल भवन सोसाइटी। बाल भवन सोसाइटी से एक क्वेश्चन है कि बाल भवन सोसाइटी जो है ये आपकी नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका जो काम है वो है 5 से 16 वर्ष के बालकों में सृजनात्मक क्रियाकलापों को बढ़ावा देना। सृजनात्मक मतलब उनकी जो क्रिएटिविटी है उनको बढ़ावा देगी क्या? बाल भवन सोसाइटी, जो कहाँ स्थित है? जो हमारी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला हमारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है इसकी भी स्थापना आपकी 1957 में की गई। कहाँ है इसका मुख्यालय? ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। अगली हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन एक स्वायत्त संस्था है। कैसी संस्था है? एक स्वायत्त संस्था है क्या? केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1952 जुलाई में इसका स्थापना हुई। किसकी? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। इसका जो संचालन है वो क्या करता है? इसका जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो संचालन है वो करता है सेंट्रल टाइबेटियन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी आपकी एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, अगली बात करेंगे हम नवोदय विद्यालय की। तो नवोदय विद्यालय समिति जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। आपसे पूछा जा सकता है कि नवोदय एनवीएस जो है वो आपका किस संस्था के अंतर्गत आता है? तो वो आपका स्वायत्त संस्था है, लेकिन आता है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह जो संस्था है यह संस्था समिति के रूप में 28 फरवरी 1985 में आई थी। क्या? आपकी जो नवोदय विद्यालय समिति है ये कब आई? 28 फरवरी 1985। ठीक है, अगली हम बात करेंगे एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी आपका 1961। एनसीईआरटी कहाँ? 1961। अब के लिए बात करेंगे हम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय आपका 1979 दिल्ली में स्थापित हुआ। ठीक है, चलिए अगला हमारा राष्ट्रीय विभाग के अधिकारी 3 स्तरों पर कार्य करते हैं। जो आपके
सॉरी जो आपकी शिक्षा विभाग है इसके अधिकारी आपके 3 स्तरों पर कार्य करते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं? एक होता है आपका निदेशालय स्तर, एक होता है आपका क्षेत्रीय स्तर, एक होता है आपका जिला स्तर। इन 3 स्तरों पर कौन शिक्षा विभाग के अधिकारी हमारे कार्य करते हैं। अगली बात करेंगे हम तो कोठारी कमीशन से रिलेटेड है कि कोठारी कमीशन का सुझाव था कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए, ये किस कमीशन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका कोठारी कमीशन के अंतर्गत। अगला है हमारा शिक्षा सचिवालय। तो शिक्षा सचिवालय के जो अध्यक्ष है वो आपका शिक्षा सचिव होता है। शिक्षा सचिवालय के अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो आपका शिक्षा सचिव होता है। अगली हम बात करेंगे शिक्षा निदेशालय की। तो शिक्षा निदेशालय का आपका सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो आपका शिक्षा निदेशक होता है। किसका? शिक्षा निदेशालय का। अगली बात करेंगे तो जिला स्तर पर शिक्षा का जो प्रमुख होता है वो जिला विद्यालय निरीक्षक होता है। कौन? जिला विद्यालय निरीक्षक होता है। अगली हम बात करेंगे अपने एससीईआरटी की। तो एससीईआरटी आपका जो है इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में एससीईआरटी को हम कहते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद। इसी तरीके से एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने आज आपके ये 1/3, जी हाँ फ्रेंड्स, आपके पेपर का ये ओनली 1/3 भाग ही है जो आपके सामने हम लेकर आए हैं। ऐसे ही आपको रात तक शाम को आपको 8-9 बजे तक आपको सभी पार्ट्स, पूरी आपकी जितनी भी बुक है उसका पूरा निचोड़ मिल जाएगा आपको कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब आप खुद से फील कर रहे होंगे कि हाँ इसमें कितना कितना कुछ बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपनी राय हमें जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे उनकी भी एग्जाम में हेल्प हो जाए। और कल के पेपर की आपके से आशा करते हैं कि आप एकदम अच्छे से मन से पेपर देख के आएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी समझ पर डिपेंड होगी और प्रीवियस ईयर पेपर को आप अच्छे से तैयार भी कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं हम अगले इसी के सेशन का नेक्स्ट पार्ट हम थोड़ी देर में अपलोड करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देख लीजिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। इस वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है, साथ में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।